like a Hellcat. पार्ट 8 की स्टार्टिंग में पहले हमें वो टाइम दिखाया गया जब सोंगसू एंड हैजुन दोनों कॉलेज में थे, जहां हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक लड़की है जिसका नाम था नारा, जो कि इनके डांस क्लब में थी। हैजुन नारा को सीक्रेटली लाइक करने लगा, इसलिए उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता है, मगर नारा का सारा फोकस सिर्फ सोंगसू पर था, क्योंकि वो सोंगसू को सीक्रेटली लाइक करती थी। इसलिए धीरे धीरे जानबूझकर सोंगसू के क्लोज आने लगी। फिर बस होना क्या था, यानी कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों लव रिलेशनशिप में आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। जिन दोनों को दूर से देख हैजुन बेचारे का बहुत बुरी तरह दिल टूटा, क्योंकि नारा हैजुन का पहला प्यार थी। मगर फिर कुछ ही टाइम के बाद हमें सोंगसू और नारा के बीच झगड़ा होते हुए दिखाया गया, क्योंकि अब नारा प्रेग्नेंट है, इसलिए सोंगसू से उसका साथ चाहती है। मगर सोंगसू खुद उस टाइम इतना लापरवाह था कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा हो कैसे गया, इसलिए वो नारा का साथ देने से मना कर देता है, जिस वजह से नारा बहुत ही ज्यादा उदास हुई। तभी कुछ महीनों के बाद दिखाया गया कि नारा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे सोंगसू अपने हाथों में ले ही रहा था। मगर दूसरे ही पल खबर आई कि बेबी को जन्म देने की वजह से नारा की हालत सीरियस है, यानी उसको सांस आनी बंद हो गई थी। जिस पूरे नज़ारे को देख हैजुन बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ, इसलिए जल्दी से नारा को बाकी डॉक्टर्स के पास लाता है। एक्चुअली उस टाइम हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर्स नहीं थे, सिर्फ जूनियर्स थे, जैसा कि हैजुन है। इसलिए हैजुन उस टाइम अपने पहले प्यार को तड़पता देख और भी ज्यादा उदास हुआ, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और बस फिर देखते ही देखते नारा की सांस बंद हो गई, जिस बात को सुन सोंगसू के होश उड़ गए। इसलिए बोलता है कि काश मैंने उस दिन नारा से ये बोला होता कि मैं उसके साथ हूँ और उसकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर काफी जोर जोर से नारा का नाम पुकारते हुए रोने लगा, जिसे हैजुन शांत कराता है। थोड़ी बहुत देर के बाद नारा के बड़े भाई भी हॉस्पिटल आए, जिन्होंने सोंगसू को बहुत बुरी तरह मारा, क्योंकि उनका कहना था कि अगर उनकी छोटी बहन नारा सोंगसू जैसे इंसान से कभी मिली ही नहीं होती तो आज जिंदा होती। तो तब सोंगसू बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाया कि वो प्लीज उसे माफ कर दे, यानी उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मगर नारा के भाई बिल्कुल भी रुकते नहीं, बल्कि कहते हैं कि आज के बाद तू किसी और दूसरी लड़की को डेट करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि तू इस लायक नहीं जो किसी के साथ खुशी से जी सके। इसका मतलब यही वो वजह थी जिस वजह से सोंगसू आज तक किसी और लड़की को डेट नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हैजुन जब जैसी सोंगसू से मिलने उसके अपार्टमेंट आया तो देखता है कि सोंगसू अभी तक नारा के जाने के सदमे में है एंड बेबी भूख के मारे बहुत बुरी तरह रो रहा है। इसलिए हैजुन ने सोंगसू को होश में आने को बोला एंड देन वो खुद से बेबी को मिल्क देता है और समझाता है कि माना अभी तुम्हारे लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल है, मगर तुम्हें सच्चाई फेस करनी ही होगी, यानी इस बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए वापस अमेरिका अपनी फैमिली के पास चला जाना चाहिए। और फिर जब तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाओ तो तब बेबी के साथ वापस कोरिया आना, जिस बात को उस टाइम सोंगसू ने मान लिया था। लेकिन अब प्रेजेंट में एक बार फिर दोनों दोस्त एक ही लड़की के साथ फॉल इन लव है, जहाँ सोंगसू कन्फेस कर देता है कि हाँ अब मैं भी मीमो को लाइक करने लगा हूँ, इसलिए अगर मीमो को पाने के लिए मुझे बैड गाय बनना पड़ा तो मैं वो भी बन जाऊंगा। तो तब उसकी ये बातें सुन हैजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं हर बारी अपनी मनमानी करने का, यानी मीमो सिर्फ मेरी है जिसे मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मीमो खुश होगी ये सब जानकर कि तुम दो कपल्स के बीच इतना बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हो? इसलिए कम से कम मीमो की खुशी के बारे में तो सोचो और हम दोनों की लाइफ से चले जाओ। एंड देन गुस्से में वहाँ से चला गया, जहाँ अपने ऑफिस आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुआ, क्योंकि उसे पता है कि अब मीमो को पाने के उसके चांसेस 50% बनने वाले हैं। इसलिए हैजुन ने बहुत ज़ोर से अपना मोबाइल फेंक के तोड़ दिया। और वहीं बाहर सोंगसू को अब धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि मुझे जज्बात में आकर अपने दोस्त हैजुन से ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी।
यानी मैं कैसे इन दोनों के बीच आ सकता हूँ। इसलिए जब सोंगसू के पास मीमो की कॉल आने लगी तो तब उसने उसे पिक नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में हम एरान को देखते हैं जो कि किसी ट्रिप से वापस आई जिसे लेने बैंक आया हुआ था, इसलिए ये देख वो मुंह बनाती है। एक्चुअली बैंक चाहता है कि एरान उसके साथ उनके न्यू घर में रहने लगे, मगर एरान साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे बैंक की शक्ल तक नहीं देखनी। और वहीं दूसरी तरफ डोंगमी लीवुक के साथ डेट पर आई, जहां पहले तो वो उससे बहुत अच्छे से बातें करता है मगर दूसरे ही पल मुड़ के मुंह बनाने लगा। बाय द वे लीवुक वॉशरूम गया हुआ था कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी वाइफ की कॉल आई जिसे डोंगमी ने पिक कर लिया, मगर डोंगमी को यकीन आता ही नहीं कि लीवुक अपनी वाइफ के साथ रहता है। इसलिए वो सोचती है कि शायद ये कोई फ्रॉड कॉल है, इसलिए उसकी वाइफ को काफ़ी कुछ सुना देती है। मगर तभी लीवुक ने वापस आकर जल्दी से अपना मोबाइल छीन लिया। तो तब डोंगमी पूछती है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, यानी क्या सच में तुम आज भी अपनी वाइफ के कनेक्शन में हो। तो तब लीवुक ने बताया कि सच तो ये है कि मेरे 2 बच्चे भी हैं जो कि मेरी एक्स वाइफ के साथ रहते हैं, इसलिए मेरी एक्स वाइफ रोज मुझे कॉल्स करके पैसे मांगती है। तो ये सुन डोंगमी के होश उड़ गए कि क्या बच्चे। लीवुक बताता है कि हाँ, एक्चुअली मुझे हर मंथ अपनी वाइफ को 2 मिलियन देने होते हैं जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर हर मंथ इतना पैसा कहाँ से लाऊं। तो तब डोंगमी भी लीवुक के लिए परेशान होने लगी क्योंकि वो लीवुक की झूठी बातों में आ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हैजिन मीमो के साथ डिनर पर आया, जहां आज मीमो थोड़ी सी बदली नजर आ रही थी क्योंकि वो कल रात हुई सोंगसू की बातें सुनने के बाद अभी तक कंफ्यूज है। इसलिए जब हैजुन मीमो से कुछ सवाल करता है मगर वो उनके सही से आंसर नहीं देती। और वहीं टाई जिसे सामान निकालते टाइम बैक द की ओल्ड म्यूजिक सीडी मिली तो तब उसे देख वो अपना पुराना टाइम याद करने लगा। एक्चुअली टाई एंजल ग्रुप की स्पॉन्सरशिप से कनेक्टेड था, जहां उसे बैक द पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट और साइलेंट है। इसलिए वो बैगदा से उसका ऑटोग्राफ लेने आता है। बैगदा ऑटोग्राफ दे देती है और कहती है कि वेट, मैं आपको और बाकी सबका भी ऑटोग्राफ लाकर दे देती हूँ। मगर टाई ने साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि मुझे सिर्फ आपके ऑटोग्राफ की ज़रूरत है, क्योंकि टाई उस टाइम बैगदा के साथ पूरी तरह से फॉल इन लव था। मगर प्रेजेंट में इन सभी यादों को याद कर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ। थोड़ी देर में बैगदा भी वापस घर आ गई, जिसे टाई अपनी जापान ट्रिप के बारे में बताने लगा कि मैं कुछ दिनों के बाद वापस घर आऊँगा। तो इस पर बैगदा कहती है ठीक है, जब तक आप वापस घर आओगे तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। तो ये सुन वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ। अब नेक्स्ट सीन में सोंगसू बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है क्योंकि उसे अभी तक अफसोस था कि मुझे आज सुबह हैजुन से वो सब नहीं कहना चाहिए था, यानी मुझे सबकी खुशी के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना ही चाहिए। और फिर जब वो अपनी बिल्डिंग के बाहर आकर इसी सदमे में लेटा हुआ था तो तब उससे मिलने मीमो आई, जिसे कल रात के बारे में पूछना है, जो सोंगसू ने मीमो का हाथ पकड़ के बोला था कि जैसे वो उसे लाइक करता हो। तो तब सोंगसू मुकर गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी मैं तो सिर्फ उस टाइम तुमसे मजाक कर रहा था। तो तब मीमो चुप हो जाती है एंड उसे उसके बेटे मिनवू के बारे में बताने लगी कि मिनवू सच में चाहता है कि तुम शादी करो क्योंकि उसे तुम्हारे फेस पर खुशी देखनी है, इसलिए तुमको मुझसे मेरी कंपनी आकर ज़रूर मिलना चाहिए। तो तब सोंगसू अपने बेटे मिनवू की खुशी के लिए एक बार फिर किसी को डेट करने के लिए रेडी हो गया। अब सोंगसू से मिलने के बाद मीमो हैजुन से मिलने आई, जहां वो बार बार सिर्फ सोंगसू की ही बातें कर रही थी कि मुझे सोंगसू के लिए कैसी लड़की ढूंढनी चाहिए, यानी क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त सोंगसू को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। तो तब हैजुन मीमो का मुंह बंद कराने के लिए डायरेक्ट उसे किस कर देता है, ये बोलकर कि तुम्हारे इन लिप्स से मुझे सिर्फ अपनी बातें सुननी है, ना कि किसी और की। तो तब मीमो शॉक हुई भी रह गई क्योंकि ये इन दोनों के बीच की फर्स्ट किस थी। मगर घर वापस आकर मीमो को कुछ फील होता ही नहीं, यानी उसे ये सब सिर्फ फेक लग रहा था। अब नेक्स्ट डे सोंगसू ने फाइनली मीमो की कंपनी आकर साइन अप कर दिया। तो तब मीमो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। रात होने पर हमें डोंगमी को दिखाया गया जो कि लीवुक के आने का वेट कर रही है।
कि तभी उसे अपना पुराना क्रश मिला जो कि डोंगमी का बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। इसलिए वो डोंगमी को देख उसका मजाक बनाने लगा कि अरे वाह क्या बात, तुम बताओ आज भी ठीक पहले जैसी हो, यानी वही पुराना हेयर स्टाइल, वही पुराना लुक। तो अब इससे पहले कि डोंगमी कुछ बोल पाती कि तभी लीवुक भी वहां आ गया जो कि मीमो की साइड लेते हुए बोलता है कि बेबी आप ये किस अजीब पर्सन से बात कर रही हो। तो तब डोंगमी के साथ लीवुक को देख उस पर्सन के होश उड़ गए कि क्या सच में डोंगमी जैसी लड़की का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। लीवुक उस पर्सन को काफी कुछ सुना देता है एंड देन डोंगमी को इम्प्रेस करते हुए अपने साथ अंदर ले गया। अब अंदर आने के बाद डोंगमी ने लीवुक को बहुत सारे पैसे दिए ताकि लीवुक की जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए, जिन्हें लेने से पहले लीवुक ने बहुत ड्रामे दिखाए कि नहीं मैं अपने प्यार की सेविंग्स कैसे ले सकता हूँ, मगर फिर बाद में उन पैसों को खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसका मोटिव ही शुरू से डोंगमी को लूटने का था। दूसरी तरफ मीमो सोंगसू को एक लड़की का फोटो दिखाती है जिसके साथ उसकी कल डेट होगी। तो तब सोंगसू मजबूरन इस बात के लिए मान गया और वही डोंगमी लीवुक का दिया हुआ स्कार्फ लेकर उसी शॉप आई जिस शॉप का लीवुक उस स्कार्फ को बता रहा था, ये बोलकर कि आप ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें बेचते हो मगर बिल्कुल भी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे ये अभी चेंज करके दो। मगर वो लेडी उस स्कार्फ को सही से चेक करने के बाद बताती है कि माफ़ करना पर ये तो फेक है एंड हमारी शॉप का बिल्कुल भी नहीं। तो तब ये सुन डोंगमी के होश उड़ गए कि क्या इसका मतलब लीवुक ने मुझसे झूठ बोला था। इसलिए रात में बाकी सबको भी इस बारे में बताती है। तो तब उसकी तीनों फ्रेंड पूरी सिचुएशन सुनने के बाद डोंगमी को समझाने लगी कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, यानी ये लीवुक सही आदमी नहीं लग रहा। स्पेशली एरान को तो बिल्कुल भी लीवुक सही इंसान नहीं लग रहा था। मगर प्यार में ब्लाइंड डोंगमी अपनी फ्रेंड्स की बातों पर यकीन नहीं करती बल्कि डांट के उन सभी को चुप करा देती है। थोड़ी देर के बाद एरान इन सभी को इनके पुराने स्टिकर दिखाने लगी जिन्हें देख इन सभी को अपना पुराना टाइम याद आ ही रहा था। मगर वहीं बैगदा अपना फोटो देख बहुत जोर जोर से रोने लगी कि वो पहले कितनी प्रिटी हुआ करती थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि बैगदा रो क्यों रही है क्योंकि किसी को भी बैगदा की बीमारी के बारे में नहीं पता, इसलिए वो सभी बहुत पूछती हैं कि तुम आखिर क्यों रो रही हो। तो तब वो बताती है कि बस ऐसी, यानी मैं पुराने दिन याद करके इमोशनल हो गई। अब नेक्स्ट डे सोंगसू अपनी डेट वाली लड़की से मिलने के लिए रेडी है। तो वहीं मीमो सोंगसू के लिए वरीड थी कि पता नहीं सोंगसू ने अच्छे से ड्रेसअप किया होगा कि नहीं, यानी मीमो एक बार फिर हैजुन के सामने सोंगसू की बातें करने लगी। इसलिए हैजुन बहुत जोर से अपना हाथ टेबल पे मारता है और मीमो को काफी कुछ सुनाने लगा कि तुम आखिर क्यों बार बार हमारी डेट पर सोंगसू की बातें करती हो जबकि तुम्हें सिर्फ हमारे बारे में बातें करनी चाहिए। मीमो हैजुन को सॉरी कहती है। तो तब हैजुन कहने लगा कि तुम सच में बहुत स्टूपिड हो, यानी मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें वार्न किया था कि मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपनी बातें सुननी है ना कि सोंगसू की, मगर तुम अब भी वही कर रही हो। तो तब ये बात जानकर मीमो के होश उड़ गए कि इसका मतलब तुमने मुझे जो किस की थी वो सोंगसू की बातें चुप कराने के लिए थी, यानी तुम हमारी फर्स्ट किस जैसे स्पेशल मोमेंट को ऐसे कैसे खराब कर सकते हो। तो तब बाद में हैजुन बस सफाई देता रह गया कि अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मगर मीमो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेडी दिखाई गई जो कि गुस्से में डोंगमी की तरफ आ रही है और वहीं डोंगमी जो कि लीवुक से बातें करने में बिजी थी कि तभी उस लेडी ने सारा गंदा पानी डोंगमी के ऊपर डाल दिया। डोंगमी बहुत बुरी तरह शॉक हुई कि आखिर तुम हो कौन। तो तब वो लेडी बताती है कि लीवुक की वाइफ जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो तब ये बात जानकर डोंगमी के होश उड़ गए कि क्या वाइफ। अब हम देखते हैं हैजुन जो कि जब जैसे वापस हॉस्पिटल आया तो तब यून उससे बातें करने लगी कि तभी यून की आंख में कुछ चुभता है, इसलिए वो हैजुन से मदद मांगती है। तो तब हैजुन यून की मदद कराने लगा एंड वही मीमो जो कि वो भी इसी साइड आ रही है ये बोलते हुए कि मुझे हैजुन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मगर हैजुन भी मुझे रोक सकता था जब मैं गुस्से से रेस्टोरेंट से बाहर आई।
पर चलो जो भी हो, मैं खुद से सॉरी कहकर लड़ाई खत्म कर दूंगी। मगर तभी हैजुन को यून के इतने क्लोज देख मीमो के होश उड़ गए। यून हैजुन से पूछती है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि अब मैं फिर से तुम्हें लव करने लगी हूँ और वापस से रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? तो इस पर हैजुन कुछ नहीं बोलता, बल्कि बस हैरानी से यून को घूरता गया। एंड वही मीमो जो कि वो भी ये सब सुन रही है, इसलिए बहुत बुरी तरह जेलस हुई, मगर कुछ कह नहीं पाती। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है।